हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब कैसे न्यूट्रिशन एनिमल्स लेते हैं, राइट? उनका न्यूट्रिशन क्या है और वो कैसे लेते हैं, उसको कैसे कंज्यूम करते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट टू द आवर टॉपिक। Have you ever wondered how your body gets the energy it needs to keep you going, or why you feel hungry after a few hours of not eating? Well, just like plants and animals also need nutrition to survive and growth. But unlike plants, animals cannot make their own food, so they have to obtain it from external sources. From the simplest single-celled organisms to the most complex multicellular organisms, each has unique adaptation to acquire, process and utilize food. In this chapter, we will learn about the various ways in which organisms obtain and process their food. So basically, जैसे कि एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अब एनिमल्स को भी किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशंस के लिए, राइट? छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो होती है ग्रोथ के लिए, राइट? बट सब ने अपना एक यूनिक अडेप्टेशन किया हुआ है, ठीक है, अडेप्टेड है वो किसी एक पर्टिकुलर तरीके से, जिससे वो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर क्या उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने तरीके से फूड में, ठीक है? तो सबका अपना अपना तरीका है फूड लेने का, बट लेते किससे हैं? प्लांट से ही लेते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हैपन्स. सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक व्हिच इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. Holozoic nutrition is the process in which animals take in complex solid food and break it down into simpler forms inside the body. All organisms such as dogs, cats, fish and also humans exhibit Holozoic nutrition. On the basis of different food habits, Holozoic animals are classified into 3 different categories. Okay, तो अब Holozoic animals क्या होता है? वो एक ऐसा न्यूट्रिशन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो एनिमल होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेता है, उसको ब्रेक करता है सिंपलर फॉर्म में और अपनी बॉडी के अंदर उसको फिर कंज्यूम करता है, ठीक है? ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? डॉग्स होता है. डॉग क्या करते हैं? बाहर से लेट्स से कोई रोटी है या बोन है या जो भी फ्लैश वगैरह है, वो लोग क्या करते हैं? उसको एक सॉलिड मटीरियल है, सॉलिड फूड है, उसको अंदर कंज्यूम करते हैं, तो क्या खुद ही ब्रेक करते हैं और फिर जिस तरीके से वो लेते हैं न्यूट्रिशन, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सेम गोज फॉर फिश एंड ऑल्सो अस. नाउ अब ये जो इनकी फूड हैबिट्स हैं होलोजोइक एनिमल्स की, ये 3 टाइप में डिफरेंशिएट की जा सकती हैं. सो फर्स्ट इज हर्बीवोर्स. The animals that eat only plants and their products are called herbivores. For example, cow, goat, horses. So basically ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स या फिर प्लांट कंज्यूम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स. या फिर हम अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं? वेजिटेरियन, ठीक है? तो जैसे काव हो गई, गोट हो गए, हॉर्सेस, रैबिट, ये सब लोग क्या है? वेजिटेरियन, दैट इज हर्बीवोर्स. नेक्स्ट गोज कार्निवोर. The animals that eat only flesh of other organisms are called carnivores. For example, lion, tiger, wolf. ठीक है? अब देखो, जैसे वेजिटेरियन था वैसे ही क्या नॉन वेजिटेरियन, तो बेसिकली कार्निवोर्स या फिर सिंपल उसमें नॉन वेजिटेरियन, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या सिर्फ फ्लैश यूज खाते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल्स इज व्हाट? लॉयन, टाइगर, आप जो भी फॉरेस्ट में देखते हैं मोस्टली क्या होते हैं? कार्निवोर्स. नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स. The animals that eat both plants and animals are called omnivores. For example, dog, bear, human beings. Okay? सो ऑमनिवोर्स कौन से एनिमल्स हुए? जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो वेजिटेरियन भी है और जो नॉन वेजिटेरियन भी है, उनको हम साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स. एग्जाम्पल क्या हो गए? ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, डॉग है, बियर है, राइट? सो लेट्स गेट टू एन इन्फॉर्मेशन. Some herbivores have multiple stomachs that helps to break down the different parts of plants that omnivores and carnivores cannot. Okay, तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, एनिमल्स जो हर्बीवोर्स होते हैं, उनके पास मल्टीपल स्टमक होते हैं. जैसे हमारे पास तो एक ही स्टमक है, वैसे ही उनके पास 2, 1 से ज़्यादा होते हैं. किसी के पास 2, किसी के पास 3 भी होते हैं. वो क्यों होते हैं?
ताकि जो उन्होंने खाना खाया उसको अलग अलग तरीके से ब्रेक किया जा सके, ठीक है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेक किया जा सके और उसको जिस वे में वो कंज्यूम करना चाहते हैं उस वे में वो लोग कंज्यूम कर पाएँ। बट ऐसा किस में नहीं होता, ऑमनीवोर्स और कार्निवोर्स में नहीं होता, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। सो देयर आर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, इसी तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, कि कैसे हम न्यूट्रिशन लेंगे, फिर कैसे डाइजेशन होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसमें से हम जो एब्जॉर्प्शन हुआ फिर उसको पूरी बॉडी में घुमाया जाता है कि कहाँ का न्यूट्रिशन चाहिए और फिर एजेशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, हम पढ़ते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन लिया जाता है। फर्स्ट इज इंजेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी ऑफ एनिमल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो पहला पॉइंट क्या होता है, अगर हम नॉर्मली भी देखें तो हम क्या करते हैं, फूड अंदर लेते हैं, सबसे पहला स्टेप तो यही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन, ठीक है, टेकिंग इन फूड। Second is digestion. This is the process of breaking down of complex organic food into simple soluble forms so that it can be absorbed by the body cells. Certain chemical substances and enzymes help in the breaking down of these complex foods. ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस स्टेप में क्या हो रहा है, अब देखो आपने फूड खाया तो अंदर जाके कुछ क्या होगा स्टमक में, तो उसको ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन किस फॉर्म में होगा, देखो ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसी की वजह से तो हो रहा है ना, ताकि जो हमारी बॉडी है वो उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में ले सके, राइट। तो क्या होता है, कुछ केमिकल्स या जैसे एंजाइम्स होते हैं हमारे स्टमक में, वो उस कॉम्प्लेक्स फूड में पे एक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द एब्जॉर्प्शन। देखो अब आपने वो छोटे छोटे पीसीस में भी कर लिया, ठीक है, अब हमारे पास रेडी है कि एब्जॉर्ब होना ही बाकी है। अब क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट इज एब्जॉर्प्शन। इन दिस प्रोसेस बॉडी सेल्स टेक्स इन द सॉल्युबल न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। अब जो डाइजेस्टेड फूड से सॉल्युबल न्यूट्रिशन निकाला था थ्रू डाइजेशन, अब वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। इन दिस प्रोसेस बॉडी सेल्स यूटिलाइज द एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, ठीक है। अब उसको यूटिलाइज करती है अपने ग्रोथ के लिए या फिर और बहुत सारी जो उनके मैकेनिज्म्स उनको करने पड़ते हैं, वर्क करना पड़ता है, उसके लिए वो यूज कर लेती है, ठीक है, यूटिलाइज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन। अब एजेशन, नेक्स्ट इज एजेशन। इन दिस प्रोसेस अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब जो सेकेंड स्टेप में डाइजेशन हुआ था वहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट भी होता है फूड का जो क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो उसके क्या क्या नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं होगा, राइट। तो वो क्या होता है, एजेशन होता है उसका। उसमें क्या होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्या होता है, बॉडी से निकाला जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है, उनका सबका अलग तरीका है कि वो कैसे फूड अंदर लेते हैं। अब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे लेते हैं, बाय यूजिंग हैंड्स, ठीक है। अब हम तो नॉर्मली खाना खा लेते हैं, बट वहीं पे जैसे अगर आपने देखा होगा, कैट को देखा होगा या डॉग को देखा होगा, वो तो हैंड इतना यूज नहीं करते। व्हाट दे यूज देयर टंग, राइट। सो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है वो कि किस तरीके से फूड अंदर लेते हैं। सो लेट्स स्टडी दैट, ओके। सो वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज हाइड्रा। It has special stinging cells and tentacles. It entangles small aquatic organisms from its tentacles and paralyzes them with its stinging cells. The prey is then pushed inside its mouth. So basically, can you see the tentacles in the hydra? These are all tentacles. बहुत सारे tentacles दिख रहे हैं आपको, लंबे लंबे. So these are tentacles. So hydra जो होता है वो एक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने इन टेंटिकल्स के यूज से जो भी फूड मटेरियल है उसको यूज लेता है और किसमें, इट पुशेस इनसाइड इट्स माउथ, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरामीशियम।
So it has a particular thread-like structures on its body called cilia. ठीक है, ऐसे बहुत छोटे टाइनी हेयर सीलियाज होते हैं. इट स्वीप्स द फूड पार्टिकल्स बाय सीलिया विच बेंड अलॉन्ग विद वाटर करंट इनटू अ माउथ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, अब जो सीलिया होते हैं बिल्कुल भी ऐसे रिजिड नहीं होते, बहुत ऐसे हेयर लाइक होते हैं. तो जैसे ही जो पैरामीशियम है मूव करता है टुवर्ड्स फूड, तो क्या करते हैं, सीलिया भी एक तरीके से हेल्प करते हैं फूड पार्टिकल को अंदर लाने में. ठीक है, टुवर्ड्स द माउथ. ऑलराइट, next comes the frog. It has long and sticky tongue. It shoots out its sticky tongue to catch the prey and immediately withdraws the tongue into the mouth. Frog तो आप लोगों ने अपने आसपास कभी ना कभी देखा ही होगा. तो it has a sticky tongue. ठीक है, लॉन्ग होती है, स्टिकी होती है. तो जैसे ही वो बाहर अपनी टंग निकालता है, it catches the prey and withdraws the tongue. Alright, ऐसे वो लेता है. Next comes the duck. It has holes in its beak. With the help of its beak, it filters and catches tiny food particles floating nearby in water. तो बेसिकली डक में क्या होता है, डक की जो बीक होती है उसमें छोटा सा एक होल होता है, उसकी वजह से वो एज अ फिल्टर काम करता है. तो कोई भी टाइनी फूड मटेरियल जो आपको डक तो मेनली वाटर में ही होती है, तो जो भी वाटर के आसपास आपको टाइनी फ्लोटिंग मटेरियल दिखता है एज अ फूड पार्टिकल, वो लेती है और फिल्टर किससे करती है, अपनी बीक में वो जो हल्का सा जो क्या है होल है. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. ह्यूमन बींग्स, ये तो बहुत फेमिलियर हो गया आप इससे. ह्यूमन बींग्स हैव 4 limbs which help them to put food into the mouth cavity. So we have what, hands, जिसकी वजह से हम फूड अपने माउथ में डालते हैं, राइट, वेरी इजी. नेक्स्ट कम द मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई. In these organisms, mouth parts are modified to form a feeding tube. It helps them to suck blood or nectar. So basically ये लोग क्या, इनका जो माउथ पार्ट होता है मॉडिफाइड होता है किस तरीके से, एक फीडिंग ट्यूब में. तो ये लोग क्या करते हैं, लेट्स से एक ट्यूब है जो अगर मस्कीटो की बात की जाए तो वो हमारे स्किन में उसको बस डाल देते हैं ऐसे, और क्या होता है फिर पूरा जो उनकी ट्यूब होती है या जो एरिया होता है बेसिकली दिस पार्ट, ठीक है, वो पूरा फुल हो जाता है किससे, ब्लड से. सेम गोज विद बटरफ्लाई, बट वो किससे फिल होता है, नेक्टर से. नाउ लेट्स गेट टू द इंफॉर्मेशन. Starfish usually has pointed arms radiating from a central body. It feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. When feeding, the starfish pushes its stomach out of its mouth to eat the soft animals inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food gets slowly digested. Okay, have you seen starfish? So it's look similar to this. Okay, basically starfish ऐसे दिखती है. तो ये क्या करती है, इसकी बॉडी पे पॉइंटेड आर्म्स होते हैं. दीज आर व्हाट, आर्म्स. ठीक है, तो ये एनिमल को क्या करती है, जो भी हार्ड शेल्स वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो उनका शेल होता है उसमें, तो ये उन पे फीड करते हैं. ठीक है, तो स्टारफिश क्या करती है, अपना स्टमक बाहर निकालती है, ठीक है, अपने माउथ से बाहर निकालती है, वो जो सॉफ्ट शेल में एनिमल है उसको खाती है और वापस से अपने माउथ से स्टमक को अंदर ले जाती है. ठीक है, कितना फैसिनेटिंग तरीका है, राइट. नाउ लेट्स गेट टू फीडिंग एंड इंजेक्शन इन अमीबा, कि कैसे अमीबा में फीडिंग और डाइजेशन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अमीबा? Amoeba is a unicellular microscopic organism found in pond water. An amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. Vacuoles are tiny cavity filled with fluid in its cytoplasm. For movement and for catching food, amoeba constantly changes its shapes and position. The amoeba pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet for movement and to capture food. Amoeba is an omnivore, feeding on both plant and animal. Its diet include microscopic plants, bacteria, minute algae, microscopic animals and even dead organic matter. तो बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमीबा है क्या, राइट. अब इसकी न्यूट्रिशन तो पढ़ें, उससे पहले देखते हैं अमीबा क्या है. अमीबा बेसिकली एक
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो मेनली कहाँ मिलता है, हमें पॉन्ड में मिलेगा, बट पॉन्ड में तो हमें ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं दिखते, तो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल हम किससे, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, एक ही सेल होता है, ठीक है, एक ही सेल है तो देखो आप कितना छोटा होगा, तो इसीलिए हम क्या नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। तो मोस्टली जो इनकी शेप होती है बहुत इरेगुलर ही होती है, क्योंकि ये शेप क्या चेंज करते रहते हैं। न्यूक्लियस इनका काफ़ी डेंस होता है, ठीक है, और इनके बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे क्या बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब देखो कैसे ये मूवमेंट करता है और कैसे फिर ये कैप्चर करता है फूड को। तो जो अमीबा होता है अपनी चेंज करता रहता है हमेशा से, एज यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर। ये जितनी भी 6 शेप्स दिख रखी है, इसमें आपने देखा कि कहीं भी अमीबा की जो शेप है वो सेम नहीं है, धीरे धीरे चेंज ही हो रही है, राइट। तो होता क्या है कि जो अमीबा होता है वो अपनी शेप चेंज करता है और फिर फूड के टुवर्ड्स जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली दे हैव अ सूडोपोडिया और अ फॉल्स फीट, ठीक है, जो उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं और कैप्चर में भी हेल्प करते हैं। बेसिकली अमीबा जो है ओमनीवोर है। ओमनीवोर क्या पढ़ा था हमने, वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन भी, राइट। सो बेसिकली दे ऑल्सो ईट प्लांट्स and also eat bacteria. Now let's understand how digestion and how capturing of food takes place step by steps in amoeba. So amoeba takes in food with the help of what? Pseudopodia. Pseudopodia क्या था? False feet. अब देखो as the name suggests false feet, तो basically feet as such कोई feet नहीं है, but false feet मतलब वो जब मूवमेंट करता है तो अपनी बॉडी के कुछ पार्ट को क्या बना लेता है, फॉल्स फीट, उसको फीट की तरह बना लेता है, ठीक है। जैसे ये 2 एंड है ना, उसको फूड बीच में कैप्चर किया, तो ये दोनों एंड को हम क्या बोल देंगे, इस एरिया को सूडोपोडिया। When there is any food particle around amoeba, it pushes out pseudopodia and surrounds it. The food is ingested at the point where it comes in contact with the cell surface with the help of what? Pseudopodia. The food is then acted upon by digestive juices in food vacuole and gradually the digested food is absorbed. The absorbed substance are used for growth, maintenance, multiplication. The undigested residue of the food is expelled out by the vacuole. Okay, तो हमने क्या देखा अभी, सूडोपोडिया से वो क्या करता है, अपनी तरफ उसको ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही फूड अमीबा के टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, वो वहीं से उसको इंजेस्ट कर लेता है, मतलब क्या अपने अंदर ले लेता है, जैसे कि इस केस में हुआ, ठीक है, अंदर ले लेता है। अब उसको एक अलग से एनवायरनमेंट में रखेगा जिसके ऊपर क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। उसके अंदर वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस डालेगा, जिसकी वजह से वो जो फूड है वो छोटे पीसेस में ब्रेक होगा। छोटे पीसेस में ब्रेक होगा तो वो ईजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, फिर वो एसिमिलेट करता है, मतलब ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ओके। अब इस केस में भी क्या है, कुछ पार्ट ऐसा होगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो उसको क्या एक्सपेल्ड आउट करता है विद द यूज ऑफ वैक्यूल, जैसे आप ये देख रहे हो इसमें, ठीक है। नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू। सो बेसिकली यू हैव टू मेंशन द मोड ऑफ फीडिंग इन द गिवन एनिमल्स, ठीक है। बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू फिल दिस बॉक्स। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। So second part is you have to do the match the following thing, okay. You have to match column 1 with column B. Now let's understand the digestion in human beings. हमारे अंदर कैसे digestion होता है, ठीक है। Now digestion in human beings takes place outside the cell in an enclosed structure. Hence digestion in humans is extracellular. It involves both mechanical and chemical process. In mechanical digestion, food is physically broken down into smaller particles by chewing and churning, while chemical digestion make use of enzymes secreted by different organisms of digestive tract, which are proteins that helps in simplification of food matter. Alright, the digestive system of human beings consists of 2 main parts, alimentary canal and digestive glands. Okay. तो अब डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही हमने अपना फूड अंदर डाला, ठीक है, एज सून एज वी टेक द फूड इनसाइड आवर माउथ और प्लेस इट ऑन द टंग, तभी से डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे टंग में भी क्या होता है, हमारे
मुंह में, माउथ कैविटी में क्या होता है, आपने देखा होगा सलाइवा होता है, तो सलाइवा ऑल्सो कंटेन व्हाट, एंजाइम्स, ठीक है। अब वो जैसे जैसे नीचे जाता है फूड, किस में जाएगा, स्टमक में जाएगा। वहाँ पे सबसे पहले तो क्या, माउथ में ही आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के हमारे टीथ्स होते हैं, है ना। अब डिफरेंट टाइप के कैसे समझ आएगा, सब का जो शेप है वो डिफरेंट है, राइट। वो शेप ऐसे डिफरेंट नहीं है, उसका यूज़ है। क्यों, कोई उसको च्यूइंग में हेल्प करता है ताकि हम जो भी खा रहे हैं वो अच्छे से ग्राइंड कर सकें हम लोग, ठीक है। अब हमने उसको छोटे ग्राइंड फॉर्म में कर लिया, अब वो क्या जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में उसके पे डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं, एंजाइम एक्ट करते हैं और उसको और सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, वो दो मेन पार्ट में होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें क्या क्या आता है, जैसे माउथ वाला पार्ट हो गया, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या आता है, जो स्टमक में। अब हम आगे पढ़ते हैं उसको। नाउ लेट्स फर्स्ट डाइव इनटू एलिमेंट्री कैनाल। Alimentary canal, also called digestive tract, it is a long, continuous and muscular tube consisting of organs of varying diameter and shape. Its length in adult is about 9 to 10 meters. It is opened at both ends and consists of following parts. Okay? तो एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या बोलते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस एक ट्रैक है, मस्कुलर होता है बेसिकली, ठीक है। मसल्स बहुत सारी इन्वॉल्व होती है, लॉन्ग बहुत होता है, ठीक है। ऑल्दो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो इसका डायमीटर होता है वो काफ़ी वेरी करता रहता है, कहीं पे थोड़ा डायमीटर ज़्यादा होता है, कहीं पे मोटा होता है, कहीं पे पतला होता है, राइट। बट ये कॉन्टिन्यूस होता है, कहीं ब्रेकेज नहीं है। इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 9 to 10 मीटर्स, वेरी लॉन्ग। ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ कैविटी. Mouth is the opening of alimentary canal. Food is taken in or ingested into the mouth cavity. Mouth cavity consists of tongue, teeth and saliva. So, the opening of alimentary canal. सबसे पहला opening कहाँ से है? Alimentary canal. Alimentary canal की opening किधर से? Mouth से. Mouth में food क्या क्या होता है? जैसे कि tongue present है mouth में, teeth present है और saliva present है, ठीक है? Next, second part is tongue. Tongue is made up of many group of muscles which make it very strong and flexible. It is attached at the back of the bottom of the mouth. The front part of the tongue is very flexible and can move around, working with the teeth to create different type of words when we speak. This part also helps us to eat by moving food around the mouth while chewing. Okay. अब जो tongue होती है वो उसमें भी बहुत सारी muscles use होती है, काफ़ी strong होती है और flexible होती है, ठीक है। जो हमारा फ्रंट पार्ट है जो टंग का होता है वो ही एक फ्लेक्सिबल पार्ट है, ठीक है, जो आराम से इधर उधर कर सकता है ताकि किसमें फूड को लेने के में चूइंग में हेल्प करे, ठीक है। बट जो बाद वाला पार्ट होता है टंग का वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब वो वहीं पे रुकता है। ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन। द टॉप ऑफ द टंग इज रफ एंड बम्पी while the underside is very smooth. It is because the top of the tongue is covered with a layer of bumps called papillae. Papillae grip the food and move it around while chewing. They contain taste buds which help us to taste whatever we eat. Okay, तो जो हमारी टंग होती है उसका जो आगे वाला पार्ट है जो हम देख पाते हैं, टच भी कर पाते हैं, वो क्या होता है, रफ होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको उसमें कुछ बम्प्स भी नजर आएंगे, तो दीज बम्प्स आर कॉल्ड पैपिली। ऑल राइट, तो ये पैपिली क्या ग्रिप में हेल्प करती है और आप जो भी फूड खाते हो उसको च्यूइंग में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से थ्रू आउट माउथ च्यू हो सके फूड, ठीक है। ऑल्सो दे कंटेन व्हाट, टेस्ट बर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आप कोई भी फूड खाते हो सबसे पहले आपको पता चल जाता है ना कि इसका टेस्ट क्या है। वाई? बिकॉज टंग हैज टेस्ट बर्ड। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. People are usually born with about 10,000 taste buds, but as the age grows, some of these taste buds die. Hence, an old person have about 5,000 taste buds. Some typical taste that the taste buds can detect are sweet, sour, salty, and bitter. In addition to identifying taste, the tongue also helps us in the following ways. It helps us to talk. It moves food around our mouth when we chew it. It mixes saliva with the food while chewing the helps us swallow the chewed food. Okay,
तो जो हमने टेस्ट बड्स की बात की, जब हम पैदा होते हैं तब तो काफ़ी होते हैं, लाइक अराउंड 10,000, बट एज वी एज धीरे धीरे टेस्ट बड्स क्या होते हैं, कम होते रहते हैं. ओल्ड पर्सन की अगर हम टेस्ट बड्स की बात करें तो दे हैव अराउंड लाइक 5,000 टेस्ट बड्स. ओके, तो जो बेसिक जो मोस्टली टेस्ट कर पाते हैं कौन कौन से हैं, लाइक हमें मीठा पता चलता है, खट्टा पता चलता है, नमकीन पता चलता है, राइट. तो ऑल्सो टंग का और क्या क्या यूज़ है, हमें बोलने में भी हेल्प करती है, राइट. ठीक है, तो और क्या है कि च्यूइंग में हेल्प करती है और हमारी फूड के साथ सलाइवा भी मिक्स करती है, राइट. नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स अप एंड लेट्स डू समथिंग. सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक लेमन जूस, bitter gourd juice, sugar solution and salt solution. With the help of cotton swabs, put few drops of each solution in different part of your tongue. Identify the areas where you could feel each of these states. You will observe that sweet and salty taste buds are present at the tip of tongue and about halfway back along its sides. Sour taste buds are present all the way back along the sides and bitter taste buds are more dense at the back of the tongue. So basically आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, लाइक लेमन हो गया, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, बिटर गार्ड, ये आपके सबको ये जूसेस आपको ले लेने हैं और विद द यूज़ ऑफ कॉटन स्वैब आपको अपने टंग के डिफरेंट पार्ट्स पे ये रखने हैं एक एक करके. ठीक है, इससे आपको आइडेंटिफाई करना है जस्ट यूजिंग योर इंस्टिंक्ट्स एंड टेस्ट बड्स कि कहाँ पे आपको क्या टेस्ट फील हो रहा है. सो यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग एरियाज. ऑल राइट, दीज एरियाज. सो सबसे पहले आपको क्या स्वीटनेस महसूस होती है, जो आपकी टिप ऑफ द टंग है वहाँ पे क्या स्वीटनेस महसूस होती है. फिर आता है थोड़ा सा सॉल्टी वाला एरिया, वहीं पे आपकी जो टंग होती है उसके जो साइड वाले एरियाज होते हैं, ठीक है, एज दीज एरियाज, इसमें क्या आपको सार टेस्ट महसूस होता है. ऑल राइट, फिर लास्ट में आपको क्या खट्टापन महसूस होता है, बिटरनेस. ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट चीज विच इज टीथ. Teeth are hard, bone-like structure which gives the shape to our face. They help us to speak clearly. They break the food into smaller pieces that is useful in digestion process. Humans have 2 sets of teeth during their lifetimes. Okay, अब teeth क्या होता है? Teeth तो आपने देखा ही होगा, hard होते हैं, bone-like structures होते हैं और ये हमारी face को भी एक तरीके से shape देते हैं, right? अब ये हमें बोलने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इनका काम वो हम देखते ही हैं कि कैसे हम फूड बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर पाते हैं. अब 2 टाइप के टीथ्स होते हैं हमारी पूरी लाइफ टाइम में. 2 टाइप के टीथ्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी टीथ, एक होते हैं परमानेंट टीथ. ठीक है, प्राइमरी टीथ, दीज आर ऑल्सो नोन एज डेसिडुअस और मिल्क और बेबी टीथ. ठीक है, दे आर 20 in number. These teeth fall off at the age between 6 to 8 years and a new set of teeth called permanent teeth grows. तो बेसिकली जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब तो कोई टीथ होते नहीं है, बट धीरे धीरे जब टीथ आते हैं तो वो कौन से टीथ आते हैं, प्राइमरी टीथ, ऑल्सो नोन एज मिल्क और बेबी टीथ. ठीक है, दीज आर 20 in number. तो धीरे 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 करके कितने 20 प्राइमरी टीथ्स आते हैं और 20 ही कितने गिरते हैं. ऑल राइट, by the time you reach the age of 8 to 10 years. ठीक है, now when they fall off, the teeth that comes is called permanent teeth. These may last throughout life or fall off during old age. An adult human has 32 teeth which are used to bite, tear and reduce the food into smaller particles. If these teeth are fallen, no new set of teeth grows. Okay, as the name suggests, permanent teeth, तो यही वो टीथ हो जाए जो हमारे पूरे लाइफ टाइम रहते हैं. ठीक है, ऑल्दो ओल्ड एज में गिर भी जाते हैं. ठीक है, तो दीज आर व्हाट, हाउ मेनी 32 टीथ्स होते हैं ये, जो हमें नॉर्मल च्यूइंग में हेल्प करते हैं. ठीक है, और अगर ये वाले टीथ टूट जाते हैं तो इनको रिप्लेस करने के लिए क्या कोई भी नया टीथ नहीं आता, राइट, बिकॉज दे आर नोन एज परमानेंट टीथ. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ टीथ्स. So there are basically 4 types of teeth occur in an adult human, which are as follows. First are incisors. The teeth in the front are called incisors. They are used for biting food. These are 4 in each jaw and flat in shape. Okay? तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारे अपने माउथ में सबसे सामने हमें जो टीथ दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसीजर्स.
Next comes the canine. On either side of incisors are sharp pointed teeth called what? Canines. These are used to tear the food. These are 2 in each jaw. ठीक है, अब देखो, अब incisors तो कितने थे? 4 थे, ठीक है. अब canine कितने हैं? 2 हैं, ठीक है. canine जो है वो किस में बहुत हेल्प करते हैं? टीयर में बहुत हेल्प करते हैं. मतलब फूड को जैसे आपने देखा होगा जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, ठीक है. जैसे आपने देखा होगा ड्रैगन में ऐसे टीथ्स होते हैं, कैनाइन पॉइंटेड टीथ्स. ये किस में हेल्प करते हैं? क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं कार्निवोर्स, तो उसको टीयर करने में. नाउ कम्स द प्रीमोलर. बिहाइंड द कैनाइन्स आर द प्रीमोलर्स. कैनाइन के बाद क्या आते हैं? प्रीमोलर्स. These are flat and ridged with small grooves. They are 4 in each jaw and used for crushing and cracking the food. All right. अब crushing and cracking में use होते हैं ये वाले, ठीक है. Next comes the molar. Behind the premolars are the molars. These are flat and wide. They are 6 in each jaw and used for grinding and chewing the food. तो जो प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं ये क्या हमारे जो जॉ होता है उसका बैक साइड जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. इफ़ यू सी, अगर हमारे एक ऐसा शेप में अगर हमारा क्या है जॉ है, तो फ्रंट में क्या होगा? इंसीजर्स और कैनाइन यहाँ पे, और जो बैक साइड में क्या होता है? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज and understand one information. You know, the elephant has 6 sets of teeth in comparison to 2 sets in humans. अब देखो हमारे पास कितने थे? 2 sets of teeth थे, right? वैसे elephants में कितने होते हैं? 6 sets of teeth. Next, the total number of teeth present in an organism is termed as dentation. ठीक है, अब total number of teeth को क्या term बोलते हैं हम? dentation. ठीक है. Now let's do an experiment. Ask one of your friends to open his/her mouth, count the number of each type of teeth in the upper and lower jaw and complete the table given below. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड को बोलना है और फ्रेंड के मुंह में देखना है कि कितने टीथ हैं. आपको इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स को काउंट करना है अपर एंड लोअर जॉ में. नाउ कम्स द टूथ डिके. What is tooth decay, right? Tooth decay is a common dental disease. This disease destroys the tooth structure and produce holes called cavities. Our mouth contains bacteria which act upon food particles stuck in the space between 2 teeth and forms a sticky film on teeth called plaque. These bacteria break down the sugars present in the food and release acids which gradually damage the tooth enamel, hard covering of teeth. तो बेसिकली क्या होता है? टूथ डिके, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, मतलब टूथ का डिके हो रहा है. अब एक ये डिजीज़ है, तो होता क्या है कि जो जिस तरीके से हमारे टूथ का स्ट्रक्चर है, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल ऐसा होता है जो बच जाता है उन स्पेसिस में, राइट? तो अब सिंस बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं? उसको कंज्यूम करने लगते हैं, उसको खाने लगते हैं, उस वाले फूड मटेरियल को. तो अब जैसे वो फूड मटेरियल खाते हैं तो वो कुछ एसिड रिलीज करते हैं. वो एसिड ऑल्दो वो फूड को डाइजेस्ट करता है, बट वो एसिड हमारे टूथ के लिए अच्छा नहीं होता. तो जो हमारे जो टीथ होते हैं, जो उसकी हार्ड कवरिंग है, उसको क्या बोलते हैं? टूथ इनामल. वो उसको डैमेज करता है. ओके, इफ दिस इज लेफ्ट अनट्रीटेड इट कॉजेज सीवियर टूथएक and in extreme cases results in tooth loss. The following points should be followed to prevent tooth decay and to maintain dental hygiene. All right. तो अगर इसको ट्रीट ही नहीं करते हम, लेट्स से अगर हम ध्यान ही नहीं देंगे तो क्या होगा? दर्द होगा हमारे दांतों में और इवेंचुअली वी माइट लूज वन ऑफ आवर टूथ. ठीक है. So to avoid these types of diseases, what we have to do? We have to take some precautions. Let's understand those precautions. So, first is avoid eating too much sticky and sugary items such as chocolates, sweets, cold drinks, etc. तो हमें क्या अवॉइड करना है? स्टिकी आइटम्स और शुगरी आइटम्स. ठीक है. स्टिकी आइटम्स क्यों? क्योंकि अगर स्टिकी आइटम्स है तो हमारे क्या टीथ से चिपक जाएंगे और इजीली निकलेंगे नहीं, राइट?
और शुगरी क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि शुगर में क्या होता है, हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, राइट? और कार्बोहाइड्रेट्स एक एनर्जी सोर्स है, तो बैक्टीरिया तो उस पर फीड करेंगे, राइट? इसीलिए हमें उसको अवॉइड करना है. नेक्स्ट कम्स ईट फूड आइटम्स रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. हमें क्या कर रहे हैं, जो भी फूड आइटम्स है कैल्शियम और फॉस्फोरस में रिच है वो कंज्यूम करना है. ओके, नेक्स्ट क्लीन योर टीथ विद अ ब्रश एंड डेंटल फ्लॉस एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. दिन में 2 बार एटलीस्ट आपने अपने दांतों को क्लीन करना है, ठीक है. नेक्स्ट इज रिंस योर माउथ विद सलाइन वाटर एवरी मील आफ्टर एवरी मील. तो जो सलाइन वाटर होता है मतलब क्या, नमक का पानी, उससे अपने माउथ को क्या करना है, आपको रिंस करना है. क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, जो सलाइन वाटर होता है सलाइन एनवायरनमेंट में क्या ग्रो नहीं कर पाते, इसीलिए आप उनकी क्या ग्रोथ रोक दोगे अगर आप रिंस करोगे किससे, सलाइन वाटर से. नेक्स्ट कम्स दी नेवर पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ. अपना गंदे जो फिंगर्स होते हैं, कई बार हमारे हाथ होते हैं, वो भी यूज नहीं करने हमें अपने माउथ में, ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सलाइवा. Our mouth has salivary glands that secrete a water-like liquid called saliva. Saliva contains an enzyme called amylase, which break down the insoluble starch of food into soluble sugar. This is the initiation of digestion. This change can be easily felt when a piece of chapati or bread is chewed. It slowly begins to taste sweet, which means that the starch of chapati is being converted into sugar. Starch is partially digested sugar in mouth. The combined action of teeth and saliva makes the food moist and soft so that it is easy to swallow. Okay, अब हमारे माउथ में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं कुछ प्रेजेंट, ठीक है, जो क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा. अब सलाइवा में, सलाइवा आपने देखा होगा एक जो भी हमारे बेसिकली माउथ में वाटरी लिक्विड है उसको हम सलाइवा बोलते हैं, ठीक है. अब उस सलाइवा में एमाइलेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है. वो क्या करता है, वो जो भी हमारे फूड में शुगर है, ठीक है, उसको क्या, उसके पास क्या कैपेबिलिटी है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है. तो जो भी इनसॉल्युबल स्टार्च आ रहा है किसमें, फूड से आ रहा है, उसको डाइजेस्ट किसमें कर देता है, वो इनसॉल्युबल शुगर्स में, ठीक है. तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप किसका स्टार्ट होता है, डाइजेशन का. मतलब डाइजेशन मतलब हमारा स्टमक में जाके नहीं हो रहा, इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ ऑनवर्ड्स. ओके, नाउ इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो जैसे आप कुछ भी खाते हो, जैसे चपाती खाया या कुछ भी खाया, तो आपको तुरंत एक टेस्ट फील होने लगता है, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि पार्शियली डाइजेशन, जो पार्शियल डाइजेशन है शुरू हो चुका है माउथ में, ठीक है. नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड वन इन्फॉर्मेशन विच इज, यू नो, एन अडल्ट सिक्रीट्स अबाउट 1.5 लीटर सलाइवा अ डे. वाओ, मतलब जो भी हम अपने माउथ में वाटरी लिक्विड which is known as saliva, वो कितना secrete करते हैं पर डे, 1.5 liters. Now let's get to the next page. So, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो डाइजेशन है स्टार्च का, जो हमारे फूड का, वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ में स्टार्ट हो जाता है, राइट. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद एन एक्सपेरिमेंट. So the aim is to observe digestion of starch in the mouth. What you will require? You will require cooked rice, 2 test tubes, water, iodine solution and a dropper. So what you have to do is take a tablespoon of cooked rice and put it in the test tube marked A. Take another tablespoon of cooked rice, chew it for at least 2 minutes and put it in the test tube B. Add a couple of drops of iodine to both the test tubes. Alright, so what you have to do is 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक में आपको थोड़ा सा राइस डाल देना है, ठीक है, कुकड राइस जो आपने लिए, दूसरे में आपको चू करके कुकड राइस डालने हैं, ठीक है. अब दोनों में ही आपको आयोडीन डाल देना है, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स. अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ, ए और बी टेस्ट ट्यूब में क्या डिफरेंस हुआ, एक में आपने चू करके डाला है. अब चू जब आपने किया उसको अपने माउथ में, तो क्या हुआ, सलाइवा मिक्स हो गया उसमें, राइट. बट जो आपने कुकड राइस डाला उसमें तो कोई सलाइवा है ही नहीं, वो तो सिर्फ कुकड है, राइट. सो इसीलिए यू विल ऑब्जर्व डिफरेंस इन दी टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी. लेट्स गेट टू दैट. So what you have to do is look for the change in color in the test tubes and note your observation below. The color of test tube A and the color of test tube B. So
as you already know that starch changes its color to blue-black in the presence of iodine. The brown color signifies that iodine has not changed its color. In other words, starch has been converted into a simpler form and after being chewed and mixed with saliva. Alright, तो आपको एक ही टेस्ट ट्यूब में क्या ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा. ऑलराइट, जो हमें क्या बताता है कि जो स्टार्च है वो धीरे धीरे किस में, जो बेसिकली फूड था, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होने लगा है, सिंपलर फॉर्म में. ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द ईसोफेगस और द फूड पाइप. When food is chewed and partially digested in the mouth cavity, then it is pushed into the pharynx. From pharynx, food passes to a long tubular esophagus that runs along the neck and chest. Muscles in the wall of the esophagus work in a coordinated manner by contractions and relaxations to push food and liquid down the stomach. This movement of the wall muscles of the esophagus is called peristalsis. No digestion takes place here. ओके, तो अब देखो आप लोगों ने क्या किया, फूड खाया, ठीक है, माउथ में थोड़ी देर वो रहा, सलाइवा से मिक्स हुआ, अब क्या नीचे पास ऑन होगा थ्रू व्हाट, ईसोफेगस. इसी को हम बोलते हैं फूड पाइप. सो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम आवर नेक रीजन एंड इट गोज टू द चेस्ट रीजन. तो इतने से इतने टाइप पार्ट का जो फूड पाइप है उसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस. ठीक है, तो ये भी एक मस्कुलर पार्ट है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, रेगुलेटेड क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होते रहते हैं. तो बेसिकली जो फूड पाइप है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है ऐसे करके. ऑलराइट, इसकी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इसमें से हम फूड जा रहा है ताकि वो नीचे नीचे धीरे धीरे पुश हो सके. ठीक है, नाउ दिस मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस. ठीक है, ये वाला जो प्लेस है ईसोफेगस का, ईसोफेगस है, वहां पे क्या कोई भी डाइजेशन नहीं होता. सो बेसिकली कोई भी एंजाइम नहीं है यहाँ पे. ठीक है, वेरी सिंपल. नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. यू नो, समटाइम्स वी फील choking while eating. Why is it so? Have you experienced it? Right? This is because of the entering of food particles into the windpipe. This may happen particularly while eating in hurry or laughing or talking while eating. Inside our throat, food pipe, esophagus and windpipe trachea share a common passage. When food is being swallowed, a flap-like valve, epiglottis, closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. However, talking or laughing while eating does not allow the valve to close properly and food particles could enter the windpipe and cause choking. तो बेसिकली होता क्या, आप लोगों ने चोकिंग तो फील किया ही होगा कभी कभार खाते समय. तो होता क्यों है, तो होता क्या है, जो हमारा जो पाइप है जिससे हम सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप या फिर ट्रकिया. ठीक है, और जो फूड वाला पाइप है उसको क्या हम बोल रहे हैं, ईसोफेगस या फूड पाइप. अब वो दोनों ही सेम एक कॉमन पाथ शेयर करते हैं कुछ टाइम तक. ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही आपने फूड अंदर लिया तो यहाँ पे एक वेल्व होती है, एक तरीके से समझ लीजिए आप, एक दरवाज़ा है. ठीक है, वेल्व है, एपिग्लॉटिस है. तो जैसे ही खाना अंदर जाता है तो वो एपिग्लॉटिस ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिससे क्या होता है, जो विंड पाइप होता है वो बंद हो जाता है. तो इसका मतलब क्या होगा कि विंड पाइप में कोई भी खाना नहीं जा सकता. राइट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ठीक है, बट होता क्या है, बट जब हम कई बार बोलते हैं या हंसने लगते हैं खाना खाते वक्त, तो ये जो एपिग्लॉटिस है, ये जो गेट है वो अच्छे से बंद नहीं हो पाता. ठीक है, वो आधा खुला रह जाता है. इसकी वजह से जो हमारा खाना है कुछ विंड पाइप में चले जाता है. इसकी वजह से क्या होती है, चोकिंग. सो इससे हमें क्या समझ आया, दैट वी हैव टू वी डोंट हैव टू बेसिकली वी डू नॉट हैव टू टॉक और लाफ वाइल ईटिंग. ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ना कि नहीं हंसना है, नहीं बोलना है, शांति से खाना खाना है. दिस इज द रीजन. सो नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स एंड डू वन मोर एक्सरसाइज. टेक अ फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ, होल्ड द स्ट्रॉ vertically, insert a small bead into the top of the straw. The bead should fit into the top of the straw. Pinch the straw above the bead so that the bead begins to move down the length of the straw. Continue to do so until the bead comes out from the other side. Is this action similar to peristalsis?
व्हाट डू द स्ट्रॉ एंड द बीड रिप्रेजेंट? ओके, तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ लेनी है, ठीक है, और उसमें क्या डालना है, एक बीड डाल देना है, ठीक है। अब आपको बीड डाल देना है, अब आपको ट्राई करना है कि जो बीड आपने ऊपर से डाला वो नीचे तक चला जाए, ठीक है। अब ये एक्शंस जो हो रही है यहाँ पे, आप एक मूवमेंट महसूस करोगे, जिसको ये सिमिलर किससे होगी, पेरिस्टालिसिस से होगी, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो अब जब आप ये मूवमेंट महसूस करोगे, देखोगे, तो आपको ये बताना है कि स्ट्रॉ और वो जो बीड है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, अगर हम डाइजेशन इन ह्यूमंस बीइंग की बात करें तो, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट पेज। सो नाउ कम्स द स्टमक. The food passes through the food pipe into the stomach in just 10 seconds. Stomach is a J-shaped, thick-walled pouch located on the left side of the abdomen. It is the widest part of the alimentary canal. It is about 30 cm long. The capacity of the stomach of an adult is about 2 liters. The inner lining of the stomach secretes digestive enzymes and hydrochloric acids to help in food digestion. A mucus layer protects the lining of the stomach from the acid. The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach less acidic. The digestive juices break down the protein into simpler substance called amino acid. Thus food gets partially digested and is converted into a thick liquid called chyme. So basically, अब देखो फूड पाइप से कहाँ आता है खाना, स्टमक में आता है, तो बेसिकली वेयर इज द फूड पाइप, ये ऊपर वाला क्या फूड पाइप है, ठीक है। अब ये जो ऐसा आप स्टमक देख रहे हो, ये क्या है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो पाउच तरीके से एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें लगभग कितना 2 लीटर्स कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो इसकी वॉल्स होती हैं, जो स्टमक की वॉल्स होती है, वो किससे होती है, म्यूकस इस पे लगा होता है, एक लेयर होती है किसकी, म्यूकस की। क्यों म्यूकस की लेयर होती है, क्योंकि अब जो खाना है वो यहाँ पे धीरे धीरे और डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन वगैरह डाइजेस्ट होने लगेंगे, राइट। तो इसमें क्या होते हैं, एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक सिक्रीट होता है, ताकि जो हमारी स्टमक की वॉल है वो डिग्रेड ना हो, वो हमें कोई इफेक्ट ना करे, इसलिए क्या प्रेजेंट है, म्यूकस, थिक लाइन ऑफ म्यूकस, ठीक है। अब अगर कोई भी फूड हम ऐसा खाते हैं जिसमें बहुत सारा बैक्टीरिया है या बैड बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो स्टमक में इस एरिया में आके क्या किल किए जाते हैं, यूजिंग व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन स्टमक, ओके। एक और चीज क्या है कि यहीं पे क्या प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जाता है। प्रोटीन किस में डाइजेस्ट होते हैं, इनटू अमीनो एसिड्स, ओके। तो यहां तक जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, और एक थिक लिक्विड में बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइम। Now, the stomach carries 3 mechanical tasks. अब मेजरली स्टमक के क्या है, 3 टास्क होते हैं, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द मसल्स of the upper part of the stomach relaxes to accept large liquid quantities of the swallowed food and liquid materials. अब जो अपर पार्ट है स्टमक का, कौन सा अपर पार्ट, ये वाला अपर पार्ट, ठीक है, ये बेसिकली एक्सेप्ट करता है कोई भी जो खाना आ रहा है ऊपर से, स्वेलोड फूड आ रहा है, ठीक है, लिक्विड मटेरियल आ रहा है, ये कौन सा पार्ट होता है, एक्सेप्टिंग पार्ट, ठीक है। सेकेंड इज the food materials are then mixed with the digestive juices in the lower part of stomach by the action of its muscles, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी लोअर पार्ट है स्टमक का, उसमें मोस्टली मिक्सिंग होती है, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं उससे मिक्स किया जाता है, किसको, जो भी अभी अनडाइजेस्टेड फूड आया है। नेक्स्ट कम्स द फाइनली द स्टमक empties all of its contents slowly into the small intestine, ओके। अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मिक्सिंग होती है, और इसके बाद तो धीरे धीरे हमारा फूड कहाँ मूव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो अब ये जो हमने एक और ट्यूब देखी, यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन। Carbohydrates and proteins are processed by the stomach relatively quick, but fats take longer.
ओके तो जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टमक में क्या क्विकली डाइजेस्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फैट्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं. नाउ लेट्स रीड अबाउट अ वेरी फेमस साइंटिस्ट विलियम ब्यूमॉन्ट. He was a 19th century American physician who is renowned for his pioneering work on the human digestive system. He is best known for his accidental discovery of the role of stomach acids in digestion, which he made while treating a patient with a gunshot wound. In 1822, Beaumont began treating a French-Canadian food trapper named Alexis Estimartin, who had sustained a gunshot wound that left a hole in his stomach. Using the hole, Beaumont was able to observe and conduct experiments on Martin's digestive system over a period of several years. Through his observation, he discovered that the stomach secretes gastric acids to help break down food, and it opens into the small intestines only after the digestion of food is completed. Okay, तो इन्होंने कितना बेसिकली इन्होंने जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका क्या रोल है हमारे डाइजेशन में उसके बारे में डिस्कवरी किया था. ऑल्दो उस टाइम हुआ क्या था कि जो एक पेशेंट इनके पास आए थे उनको गन शॉट लगा था स्टमक में, तो जिसकी वजह से जो वो एरिया था स्टमक का वो थोड़ा रिवील होने लगा था. ठीक है, तो वो इजीली काफ़ी सालों तक देख पा रहे थे. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कर पाए कि एक्चुअल में कैसे डाइजेशन हो रहा है और कैसे गैस्ट्रिक जूस एक्चुअली क्या ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहे हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन. So after the food goes into the stomach, next it goes into the small intestine. Small intestine is also known as the small bowel. It is the longest portion of the digestive tract and is more than 6 to 7 meters long. It is made up of duodenum, jejunum and ileum. Most digestion takes place in the upper part of the small intestine, that is duodenum. Here food is mixed with the two important secretions from liver and pancreas. Okay, तो basically small intestine है वो digestive tract का सबसे लंबा एरिया होता है which is 6 to 7 meter long. ठीक है, और ये कितने 3 पार्ट से बना हुआ होता है. बेसिकली जो पूरा ट्यूब है इसी में 3 रीजन्स हैं. एक होता है duodenum, jejunum and ileum. So this starting part, this just ये जो मूव है इसको हम क्या बोलते हैं duodenum. ठीक है, और यहीं पे मेजर क्या होता है डाइजेशन हो जाता है फूड का. नेक्स्ट कम्स यहीं पे वो एरिया है, ये ड्यूडेनम ही जो एरिया है वहीं पे क्या होता है लिवर और पैनक्रियास से जो भी सिक्रीशन होता है वो फूड में आके मिक्स होता है. अब लिवर और पैनक्रियास से जो भी आ रहा है वो क्यों डाइजेशन में ही हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो बेसिकली लिवर और पैनक्रियास से भी यहीं पे आता है सिक्रीशन. Some enzymes are also produced by the walls of small intestine. As the chyme enters the small intestine, it is mixed with a variety of intestinal juices which completes the digestion of all the complex components present in the food. तो जो intestine होती है, जो उसकी wall होती है ना, मतलब जो inner lining है, वो भी कुछ ऐसे juices produce करती है ताकि digestion जो है वो हर चीज़ का, let's say enzyme, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से सबका डाइजेशन हो सके. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं जो भी फूड में वो सब डाइजेस्ट हो सके. ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थाउजेंड्स ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड villi, which increases the surface area for absorption of nutrition. Each villi has fine blood capillaries close to its surface. The nutrition passes through the intestinal walls into the blood through these capillaries by the process of diffusion. Blood carries the absorbed substances to different organs where they get utilized to build proteins and other complex substances. This is called assimilation. Okay. तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर की तरफ बहुत टाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं विली. तो ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे होते हैं. ठीक है, ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके. ठीक है, अब ब्रेकेज तो हो गया बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, है ना, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, भी बहुत छोटे अपने फॉर्म में आ चुके हैं क्योंकि एंजाइम्स इम्पैक्ट किया है. अब क्या होना है कि एब्जॉर्प्शन होना है.
ऑलराइट, तो क्या हमें सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए? ईच विलई हैज़ फाइन ब्लड कैपिलरीज क्लोथ्स विथ सरफेस। जो भी विलई है, जैसे मान लो कि एक विलई है तो अंदर क्या होता है, अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, ताकि हर ब्लड कैपिलरी जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इसमें न्यूट्रिशन जा सके और हर ऑर्गन्स तक ये पहुंच सके। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन, why small intestine is considered a crucial component of our body's defense against infection? अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये एक बहुत क्रूशियल कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी का, जो किसमें करता है, डिफेंस में हेल्प करता है हमें इन्फेक्शन से, या जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ रहा है उसके डिफेंस में हेल्प करता है। अभी क्यों करता है, दैट यू हैव टू आंसर बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेसिकली लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से अब नेक्स्ट फूड कहाँ पे मूव कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। The large intestine is shorter than small intestine, but its diameter is greater than the diameter of small intestine. It is about 1.6 meter in length and 6 centimeter wide. Undigested and unabsorbed food, along with water, moves down into the upper part of large intestine, known as colon. It absorbs water and useful minerals from the watery mass of undigested food materials. The undigested food material becomes semi-solid and is often called feces. Okay, now तो बेसिकली पहले लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डिफरेंस हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन उसको उसके लेंथ के कंटेक्स्ट में नहीं बल्कि उसके वाइडनेस के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है। ठीक है, बिकॉज इट इज 6 सेंटीमीटर वाइड। ऑलराइट, अब जो डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की टवर्ड्स आया है उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट भी है, राइट। तो जो अनडाइजेस्टेड और जो अनएब्जॉर्ब फूड पार्ट होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन से धीरे धीरे मूव करके टुवर्ड्स क्या आता है, अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलोन। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है कोलोन जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, उस मटेरियल में से जो अनडाइजेस्टेड है, जो अनएब्जॉर्ब्ड है, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और यूजफुल मिनरल एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, और फिर एक अनडाइजेस्टेड मटेरियल विच इज सेमी सॉलिड बनता है, बच जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीसेट्स। ठीक है, अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, जो रेक्टम वाला पार्ट है, ठीक है, लोअर पार्ट है, उससे इसको एक्सपेल्ड आउट किया जाता है थ्रू फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, थ्रू द एनस। ओके, नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजेशन। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है जो बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, एजेशन। नाउ let's move towards the digestive glands. What are all the digestive glands that are involved in the process of digestion? Now, the organs which are associated with the alimentary canal and secrete digestive juices into it are called digestive glands. These are as follows. तो basically जो भी digestive glands या included होते हैं, जो क्या provide करते हैं, digestive juices एलिमेंट्री कैनाल में, उनको हम क्या बोल रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो वन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड इज सलाइवरी ग्लैंड्स। They are located in our mouth and secrete saliva, which contains an enzyme, amylase, to break down the insoluble starch of the food into soluble sugar. Okay, तो जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास कौन से एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, किस में, सॉल्यूबल शुगर में। ठीक है, नेक्स्ट इज लिवर। लिवर इज अ ग्लैंड। The liver is reddish brown colored gland situated on the right side just above the stomach. It is largest gland of the body, weighing up to 3 kgs in adult humans. It secretes a yellowish green colored liquid called the bile. Bile is alkaline in nature and helps to neutralize the acidity of food leaving the stomach. It also helps in the breakdown of fats. Bile is temporarily stored in a hollow, pear-shaped organ called gallbladder attached to the liver. Okay, so basically जो liver होता है वो largest gland of body है। Around कितना 3 kgs weight होता है इसका adult human body में। So basically ये क्या secrete करता है, bile secrete करता है, जो एक alkaline liquid है। ठीक है, yellowish green कलर का होता है bile, और ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, जो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है,
जो हमारा स्टमक होता है उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। और इसका दूसरा वर्क क्या है, ये फैट्स को भी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और बाइल कहाँ पे स्टोर होता है लिवर में, तो जैसा आप फोटो में देख रहे हो एक छोटा सा पियर शेप्ड एक ऑर्गन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। यहाँ पे क्या बाइल स्टोर होता है। नेक्स्ट कम दी पैनक्रियास। It is a leaf-shaped gland present below the stomach. It secretes pancreatic juice that acts on carbohydrates and proteins, changing them further into simpler forms. Thus, digestion of food is completed and carbohydrates are converted into glucose, proteins into amino acids, and fats break down fatty acids and glycerols. So basically, pancreas कहाँ present होता है, stomach के नीचे। लीफ शेप्ड एक ग्लैंड होता है, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हो। कौन सा है ये वाला। ऑलराइट, दिस इज पैनक्रियास। तो इसमें पैनक्रियाट जूस होते हैं। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करते हैं, प्रोटीन पे एक्ट करते हैं और उसको क्या सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट कर देते हैं। अब देखो लिवर में तो हमारा फैट डाइजेशन हो रहा था, लिवर के बाइल से हमारा फैट डाइजेशन हो रहा था, वैसे ही पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस से क्या डाइजेस्ट हो रहा है, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब जब तीनों चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो हो जाता है और वो अपने छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं थ्रू दीज ग्लैंड्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन। Pepsin is an essential enzyme that breaks proteins into simpler substance and is secreted by a gastric gland located in stomach. Okay, तो एक ग्लैंड होता है जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, वो क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, पेप्सिन, ठीक है, जो प्रोटीन को ब्रेक करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू पुट ट्रू एंड फॉल्स in front of these sentences, all right, in front of these statements. Now let's move to our next topic, which is some alignments related to digestion, some ailments related to digestion. क्या क्या दिक्कतें हो जाती है related to digestion, वो हम इस topic में देखते हैं। First is bleaching. If you swallow air while eating, air collects in stomach. It is then pushed back through the esophagus and quickly comes out of mouth. This is called bleaching or burping. 3 or 4 burps after a meal is considered normal, but more than that, it can be a sign of medical condition like ulcer. You must have noticed burping after drinking bubbly beverages like soft drinks. Okay, तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम कोई खाना खा रहे हैं तो साथ साथ में एयर को तो हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एयर भी जा ही रही है अंदर, राइट। तो जब एयर वो जो है जो फूड के साथ जाती है वो ईसोफेगस के थ्रू ही माउथ से बाहर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग या फिर बर्पिंग, ठीक है। ये एक साउंड की तरह आता है, बट नॉर्मल मील के बाद 3 से 4 अगर बर्प्स आ रहे तो इट इज़ नॉर्मल, बट अगर ज़्यादा बर्प्स अगर फील कर रहे हो तो इट कुड बी अ साइन ऑफ अ मेडिकल कंडीशन दैट इज अल्सर। ओके, तो एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा, तब भी आप कोई ड्रिंक लेते हो लाइक सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें भी ऑक्सीजन तो होता ही है, राइट, एयर तो होता ही है, तो उसको पीने के बाद भी आपने कभी महसूस किया होगा कि आपको बर्पिंग हुई हो। ओके, नेक्स्ट इज डायरिया। It is a condition of passing of 3 or more loose or liquid stools per day. It is a kind of infection caused by bacteria, viruses or parasites spread through contaminated food, unclean drinking water or as a result of poor hygiene. Due to diarrhea, lot of fluid is lost by the body. This condition is called dehydration, which may prove fatal, particularly in young children. In this condition, the patient should be rehydrated by giving oral rehydration solution ORS, which is a mixture of clean water, salt and sugar to avoid diarrhea. Alright, तो basically diarrhea क्या होता है कि जो आपका स्टूल पास हो रहा है, अगर लूज स्टूल पास हो रहा है और लिक्विड ही पास हो रहा है, मे बी आपने दिन में 2 से 3 बार, तो इट विल बी नोन एज डायरिया। ओके, दिस कंडीशन विल बी नोन एज डायरिया। तो बेसिकली अगर आपने कभी कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम कर लिया है जिसमें जो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं था, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो अच्छे से कई बार डाइजेस्ट नहीं हो पाता
या फिर ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो डायरिया में क्या होता है, बहुत सारा हमारी बॉडी से लिक्विड लॉस्ट हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है, बॉडी में पानी की कमी हो जाना। तो ये कई बार बच्चों में या फिर बड़ों में भी बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है, क्योंकि बॉडी में तो 70% वाटर है। अब बॉडी अगर डिहाइड्रेशन में है तो इट विल स्टॉप वर्किंग समहाउ, राइट। तो इसीलिए हमें क्या देना चाहिए, रिहाइड्रेशन के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इट इज ऑल्सो नोन एज ORS। तो एक मिक्सचर होता है क्लीन वाटर का और शोल्डर शुगर, ताकि बॉडी का जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वो जल्दी से बैलेंस में आ जाए। So to avoid diarrhea, we must what? Do access to safe drinking water, keep our body and surrounding clean, take care of food hygiene, and educate people about how infection spread. Okay? तो ड्रिंकिंग सेफ करनी है, हमारे आसपास को बॉडी को क्लीन रखना है ताकि कोई भी अनहाइजीनिक चीज़ हम कंज्यूम ना करें। फूड हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है और साथ ही साथ लोगों को भी एजुकेट करना है कि इन्फेक्शंस स्प्रेड ना करें, राइट। द थर्ड कंडीशन इज वॉमिटिंग। It is a forceful expulsion of stomach contents from the mouth through esophagus. It may be due to variety of circumstances, like it may follow by the intake of certain drugs or by traveling sickness, or may be a symptom of a disease. So basically vomiting क्या होता है कि आपने जो भी कंटेंट खाया उसका फोर्सफुल एक्सपल्जन कहाँ से, माउथ से, थ्रू द ईसोफेगस, दैट इज नोन एज वॉमिटिंग। तो बहुत सारे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से हो जाता है। मे बी अगर आपने ट्रैवलिंग किया है या फिर कोई ड्रग कंज्यूम किया है, मेडिसिन कोई कंज्यूम किया है, या कोई डिजीज का सिम्टम भी हो सकता है ये। नाउ लेट्स गेट टू अ नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज heartburn. It is a kind of discomfort or burning sensation caused in the chest. It is due to the contents of the stomach traveling upwards into the gullet or lower part of the esophagus. The gullet cannot withstand acid and gets irritated when acid from the stomach travels into it. Okay. तो आपने कई बार फील किया होगा, जो आपकी चेस्ट एरिया होता है वहाँ पे आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, बर्निंग सेंसेशन, राइट। वो क्यों होती है, तो कई बार क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो स्टमक में पूरा ना जाके थोड़ा सा ईसोफेगस के अपर पार्ट पे रह जाता है, ठीक है। और जो उसमें एसिड कंटेंट होता है, क्योंकि वो स्टमक से आया है, तो वो वहाँ पे इरिटेट करने लगता है, ठीक है, वो पार्ट को। तो जो वो गुलेट वाला पार्ट है वहाँ पे मोस्टली वो एक एरिया वैसा है जहाँ पे एसिड उसको वो मतलब वो गुलेट जो है वो एसिड सहन नहीं कर सकता ज़्यादा, तो इसीलिए इरिटेटेड फील हो जाता है वहाँ पे। और क्या होता है कि हर्ट बर्न सेंसेशंस होती है। नेक्स्ट की अपेंडिक्स। The large intestine has a tiny tube with closed end called the appendix. It is a part of the digestive tract which does not seem to perform any function in our body, but it gets infected, then it causes problem and needs to be removed. Okay, large intestine का एक छोटी सी ट्यूब होती है, जब वो जो एंड पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वहाँ पे पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ऑल्दो इसका अभी तक कोई डाइजेशन में हेल्प दिखा नहीं है या फिर पर्टिकुलर इसका कोई फंक्शन हो बॉडी में, बट अगर ये इन्फेक्टेड हो जाती है तो ये बहुत प्रॉब्लम कॉज करती है, जिसकी वजह से इसको रिमूव भी कराना पड़ जाता है। ओके, अभी तक हमने समझा कि कैसे डाइजेशन किस में होता है, ह्यूमन बींग्स में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। Grass eating animals have a very special way of digesting their food. Animals like goat, sheep, cow and buffalo cannot digest the food they eat in one go because they do not have the enzymes to break down cellulose, which is a type of carbohydrate present in the cell wall of the plants. These animals chew half digested food and are called ruminants. They bring back the swallowed food to chew it again. This process is called rumination and the swallowed food is called cud. All ruminants are herbivores. They have big chewing teeth and powerful jaw muscles so that they can chew their food properly. The stomach of ruminants is divided into 4 compartments: rumen, reticulum, omasum and obomasum. Alright? So basically जो grass eating animals होते हैं उनमें digestion कैसे होता है, ठीक है। अब ये बहुत ही स्पेशल तरीके से होता है, क्योंकि जैसे एनिमल्स जो गोट हैं, शीप हैं, काउ, बफेलो हैं,
इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक ही बारी में नहीं होता, एक ही वे में नहीं होता जैसे कि हमारे अंदर होता है, राइट। तो बिकॉज दे डोंट हैव व्हाट एंजाइम, सेल्यूलोज, सेल्यूलेज उनके पास नहीं होता किसको ब्रेक डाउन करने के लिए, सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, जो प्रेजेंट किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो इसीलिए यहाँ ये जो एनिमल्स होते हैं, जो र्यूमिनेंट्स इनको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है इनको र्यूमिनेंट्स, क्योंकि ये एनिमल्स हाफ डाइजेस्टेड फूड को भी चू करते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हाफ डाइजेस्टेड फूड इनके माउथ में वापस से आता है। वैसे ये जो हाफ डाइजेस्टेड फूड माउथ में आता है इसको हम क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड in a stepwise manner as follows. First is the half chewed grass is swallowed and is first goes from mouth to rumen, the largest of the 4 compartments. Okay, तो पहले क्या होता है, जो हाफ chewed grass है वो swallow की जाती है और कहाँ जाती है, वो माउथ से रूमेन में जाती है, ठीक है। रूमेन 4 कंपार्टमेंट से सबसे लार्जेस्ट कंपार्टमेंट है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन ब्रेक डाउन द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द ग्रास। अब रूमेन में प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या ब्रेक डाउन करते हैं, सेल्यूलोज को, ठीक है, जो ग्रास में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज in reticulum, the half digested food is stored from where it is sent back to mouth as cud to be chewed again. This action is known as ruminating. Okay, अब एक सेक्शन इनके स्टमक का ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलम। यहाँ पे हाफ डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर्ड होता है ताकि वो वापस माउथ में भेज सकें, जिसको हम क्या बोलते हैं, कड, ठीक है, ताकि वो वापस से चू कर सके। नेक्स्ट स्टेप इज The rechewed matter is now swallowed for the second time. अब एक बार जो swallow कर लिया गया वो वापस से भेजा गया माउथ में, राइट। अब उसको वो वापस से chew होता है, second time chew होता है। Next is by passing the first 2 chambers, it enters the third chamber called omesum, where it is broken down into smaller pieces and excess water is absorbed. ठीक है, तो ओमेसम में आता है अब खाना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि उसको और छोटा किया जाता है और ब्रोकन डाउन होता है और वहाँ से एक्सेस वाटर जो भी होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। एट लास्ट द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर ओबैमिसम विच इज द ट्रू स्टमक बिकॉज हियर एंजाइम एक्ट अपॉन द फूड एंड डाइजेशन प्रोग्रेस फर्दर। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, ये वाला जो सेक्शन होता है स्टमक का, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रू स्टमक बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे एक्चुअल डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहीं पे सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आगे डाइजेशन यहीं से हो रहा होता है, मेन डाइजेशन। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन। व्हाई डू रूमिनेंट्स रीचू देयर फूड एंड हाउ डज दिस हेल्प देम इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, अभी हमने देखा कि रीचू करते हैं एनिमल्स, ठीक है, एक बार चू हो जाता है फिर वापस से चू होता है, तो ये क्यों होता है, राइट, एंड हाउ डज दिस एक्चुअली हेल्प इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, right? So this you have to find out. Now let's understand few words. All right, holozoic nutrition, the process in which organisms take in complex solid food and break it down into simpler forms. Next is digestion, the process by which organic food is broken down physically and chemically into simpler forms. Digestion में हमने देखा था कि फिजिकल ब्रेकडाउन भी था और क्या केमिकल ब्रेकडाउन भी था। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट कम्स द एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इंजेशन, टेकिंग इन फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इंजेशन। नेक्स्ट कम एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय बॉडी सेल्स टू गेट एनर्जी, ठीक है। Next is egestion, getting rid of undigested material as feces. Pseudopodia, pseudopodia हमने किस में देखा था, अमीबा में। Finger-like extension in the body of amoeba. Peristalsis, movement of the wall muscles of the esophagus. Villi, finger-like projection on the inner wall of small intestine. Salivary glands, the glands that secrete saliva into mouth. Next comes the bile.
a yellowish green liquid secreted by liver and stored in gallbladder. It breaks down fats and oil into simpler forms. Next is gallbladder, pear-shaped organ that stores bile and it attached to the liver. Pancreas, a gland present above the stomach that secretes insulin and pancreatic juice. Ruminants, they are herbivores that bring back half-digested food into their mouth to chew it again. Now let's have a look on these sentences and understand our subject in a deeper way. So this basically suffices all of the chapter. Okay. All animals depend directly or indirectly on plants for their nutrition, right? Holozoic animals can be either herbivores, carnivores or omnivores. All animals including humans obtain food by holozoic nutrition, which involves ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Animals ingest their food in different ways. Different animals have special organs for this process. Human digestive system is a complex system comprised of many organs. Mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine are associated organs of alimentary canal. Humans have two sets of teeth in their lifetime. One is the milk teeth and the permanent teeth. Absorption of digested food takes place in small intestine and large intestine. Grass-eating animals have a very special way of digesting their food. They bring back the swallowed food to chew it again. So, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा and based on your understanding, so this is your homework. You have to do this exercise based on your own. Okay.